नमस्कार, मैं राकेश प्रसाद। आज आप लोगों को सेल के बारे में बताऊंगा। सेल यानी कोशिका। तो चलिए बात करते हैं सेल के बारे में कि आखिर सेल और ये कोशिका है क्या, और हमारे जीवन में या पूरा जीव जगत में इसका क्या महत्व है। तो हम पहले लिखते हैं सेल, CELL सेल, जिसको हिंदी में कोशिका भी कहा जाता है। और पूरा का पूरा सृष्टि, जीव जगत इसी पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव कोशिका से यानी सेल से बने हुए हैं, लेकिन इस सेल के बारे में समझने के लिए और किस तरह से ये इसका एक आगे का पूरा बनता है कि सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद जो है सो सेल ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स के बाद जो है सो पूरा एक बॉडी बनता है जिसको ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है और इसका पूरा अवधारणा क्या है, तो इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सेल। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज सेल। देखिए, सेल जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पे दो शब्द, एक स्ट्रक्चरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा फंक्शनल। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोलने का मतलब है कि सेल का अपना एक आकार होता है, वो एक खास आकार का होता है, और फंक्शनल का मतलब है कि उसका एक खास तरह का काम होता है। तो कोई भी कोशिका जो है उसका एक अपना आकार होता है, साथ साथ उसका एक विशिष्ट कार्य होता है, और वो सेल अलग अपना कुछ कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि सेल से किस तरह से आगे जब जाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले सेल जो है, हम लोग पहले पढ़े थे कि सेल एक इकाई है किसी भी जीव को बनाने के लिए। किसी भी जीव को बनाने के लिए एक इकाई है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए हम लोग एक एक ईंट कर कर के जो है सो पूरा का पूरा मकान तैयार होता है, उसी तरह से सेल है। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं तो सेल हर एक बॉडी पार्ट्स में अलग अलग होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का सेल होता है। अगर हम बात करेंगे तो कुछ सेल जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे हो सकते हैं, कुछ गोल हो सकते हैं, राउंड शेप में हो सकते हैं, कुछ अंडाकार हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होने के पीछे का रीजन है उनका एक विशिष्ट कार्य कि सभी सेल एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, इसके सेल्स जो हैं वो लंबे लंबे पाए जाते हैं। क्योंकि इनको अपने हिसाब से कुछ अलग कार्य है, तो उसी हिसाब से इनका स्ट्रक्चर भी है। अब हम बात करेंगे कि सेल में होता क्या क्या है और सेल बनता किस किस चीज़ के है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल जो होता है उसमें सबसे ऊपर में होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब है एक झिल्ली। सबसे ऊपर होता है मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होता है किसी भी कोशिका का, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसको दूसरा नाम भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है। एक और नाम इसका है प्लाज्मा लेमा। तीन तरह का नाम इसी को दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, जो कि ये सेल का आउटर कवरिंग होता है, सेल का सबसे ऊपर का परत होता है। ठीक हम एक बॉल यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ से समझना है कि अभी तक हम लोग ये समझे कि सेल किस किस तरह का हो सकता है, सेल का क्या अपना कुछ खास काम होता है, सेल का अपना एक खास स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे कि सेल, तो सेल मान के चलिए अगर ये बॉल आप देख पा रहे हैं, तो ये बॉल में जो सबसे ऊपर का लेयर है इसी को मान लीजिए कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा है। अब रहा बात कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक इसी बॉल के भांति आपको समझना है कि इसके अंदर जो आपको नहीं दिख रहा है
लेकिन जो अंदर में है वो सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सबसे सेंटर में बड़ा बॉल, ठीक इसके अंदर एक छोटा सा बॉल जो सेंटर में होता है, जो कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यानी कि हम लोग बात करेंगे, ये आपका सेल का आउटर लेयर और ठीक सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो कि पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अब इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेल के बाहरी मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन को ये बांध के रखा है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस तरह से इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक इसी तरह से न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन आउटर लेयर जो है, न्यूक्लियस का आउटर लेयर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक इसी तरह से इस सेंटर में, यानी न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक फ्लूइड भरा होता है, दोनों जगह एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल जो है वो सेल का बाहर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसका आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके बीच में जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है जो भरा होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर का जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एक साथ ऐड कर दें, यानी कि दोनों को कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि किसी जीव का निर्माण प्रोटोप्लाज्म से ही हुआ है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब रहा बात, क्या सेल के अंदर इतना ही कुछ होता है? तो नहीं, ये अभी हमने सिर्फ इसका कवरिंग, इसका लेयरिंग के बारे में बताया है। इसके बाद यहां भी, यानी कि साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ और भी दूसरे ऑर्गेनल्स वहां होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, आपका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो तरह का होता है, कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने का रीजन ये है कि वो रेटिकुलम के ऊपर जो है सो, जिस तरह से ये रेटिकुलम्स जो होते हैं इस तरह से लंबे लंबे इलोंगेटेड शेप्स होते हैं, और इनके ऊपर इस तरह से दानेदार जब हो जाता है, जो कि वहाँ राइबोसोम्स रहता है, तो उसको रफ बोल देते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका सेंटर पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है पूरे सेल को, इसमें भी जो है सो कंट्रोलिंग पावर होता है और पूरे सेल को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी का, कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कब हुआ। तो ये 1665 में, इन 1665 सेल के बारे में जाना गया कि सेल है क्या, सेल क्या है। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया कि सेल क्या है और ये किस तरह से है, इसमें क्या क्या कुछ है।
और बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जानकारी अलग अलग समय में मिलते रहा। इस पर हम लोग विशेष चर्चा, और ये बहुत ही लंबा क्लास होने वाला है क्योंकि इसका जो है सो एक एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर आज हमने सिर्फ एक पहला क्लास चूँकि मेरा था तो हम ये बताने का प्रयास किए कि किस तरह से हम लोग इस पूरे सेल को, और अगर आप चाहते हैं कि हमको बढ़िया से समझना है सेल को तो बारीकियों को समझना है, सिर्फ बाहर बाहर से समझने से नहीं होगा, एक एक चीज़ को समझना है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि डिफिनेशन, तो कि हम बताए कि सेल का डिफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है कि दो वर्ड समझना है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि इसका डिफिनेशन मात्र है, जो ये कहता है कि किसी भी शरीर का जो निर्माण, किसी भी जीव का जो निर्माण हुआ है वह कोशिका से हुआ है और उसका इकाई मात्र है ये कोशिका। लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आगे जो है सो इसका डिस्कवरी आगे बढ़ा है और क्या क्या कुछ किनके द्वारा क्या क्या सामने लाया गया है, इस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में कि क्या इनके एक एक ऑर्गेनल्स का काम क्या है, किस तरह से करते हैं, और पूरी सेल थ्योरी हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए ये मेरा पहला क्लास था और आशा करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे मेरे इस क्लास को, और आने वाले समय में और भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से और एक एक बारीकियों के साथ हर छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।